गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेएनयू सेमेस्टर फर्स्ट की कैलकुलस बुक के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे सिलेबस डिस्कशन और उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज सारी कंप्लीट तरीके से, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा टारगेट जेएनयू के एग्जाम्स है, तो हम जेएनयू की जो भी यूनिवर्सिटी ने जो हमें सिलेबस दिया है सेमेस्टर फर्स्ट का, उसके रिगार्डिंग ही बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड बात करेंगे और वो अभी मैथमेटिक्स से। तो जो हमारा सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर सबसे पहला जो पेपर है वो है हमारा कैलकुलस। तो इस कैलकुलस के अंदर आपके 5 यूनिट है और इस 5 यूनिट से रिगार्डिंग हमारे पास 3 बुक्स है। तो हमारे पास जो बुक्स है अवेलेबल, वो सबसे फर्स्ट जो आपकी बुक होने वाली है वो है आपकी अवकल गणित। ठीक है, डिफरेंशियल से रिलेटेड आएगी। सेकंड जो आपकी बुक होने वाली है वो आपकी है समाकलन गणित, जिसे आप इंटीग्रेशन के तरीके से पढ़ोगे, बीटा फंक्शन पढ़ोगे, गामा फंक्शन पढ़ोगे, उससे रिलेटेड जो भी हमारे द्विसमाकलन है, त्रिसमाकलन है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन, तो वो इस बुक से रिलेटेड आएगा। और लास्ट हमारी जो बुक होगी वो होगी सदिश कलन होगी, वेक्टर कैलकुलस। यानी जो सेमेस्टर फर्स्ट है कैलकुलस से रिलेटेड हमारे पास कितनी बुक्स हो जाएगी, 3 बुक्स हो जाएगी। और इन तीनों बुक्स को मिला के हमें टोटल कितनी यूनिट्स कवर करनी है, 5 यूनिट्स कवर करनी है। तो यहाँ देखिएगा, ये हमारा बीएससी बीए मैथमेटिक्स का सेमेस्टर फर्स्ट जेएनयू के थ्रू जो हमें सिलेबस प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी बुक का नाम है कैलकुलस है, जिसके अंदर 3 बुक्स आ जाएगी, एक अवकल गणित, समाकल गणित और वेक्टर कैलकुलस आ जाएगी। तो आप देखिएगा इसके अंदर 5 यूनिट है। अब ये 5 यूनिट है ना बटी हुई है, अलग अलग बुक्स के अंदर बटी हुई है। तो शुरू की जो 3 यूनिट्स है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड, ये तीनों की तीनों डिफरेंशियल जो हमारे पास अवकल समीकरण अवकल गणित है उससे रिलेटेड है। और जो नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट है ये हमारे पास, ये हमारी समाकल गणित से रिलेटेड है। और जो लास्ट यूनिट है यूनिट फिफ्थ, जो हमारी की वेक्टर कैलकुलस यानी जो हमारे सदिश कलन है उससे संबंधित होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे जो यूनिट फर्स्ट है वो बिल्कुल बेसिक यानी फॉर्मूला आधारित है। तो ये हमारे लिए स्कोरिंग होगा, क्योंकि जब हमारे पास सोचने के लिए ज्यादा समय लगेगा तो हमारे पास करने के लिए पहले हमें सोचना पड़ेगा, डायग्राम बनाओ, प्रोसेस देखना पड़ता है। परंतु यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधी की सीधी हमें थ्योरी पढ़नी है, फॉर्मूला याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है और सीधा अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट। देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट यानी ध्रुवीय निर्देशांक। भाई हमारे पास जब भी अभी तक हमने क्लास 12 तक पढ़ा है तो हमें कार्तीय निर्देशांक पढ़ा है, यानी जो भी कार्तीय तल के अंदर हम बिंदु दर्शाते वो एक्स और वाई के फॉर्म में होते थे। परंतु अब ध्रुवीय निर्देशांक है तो ध्रुवीय निर्देशांक को दर्शाने के लिए हम आर और थीटा का प्रयोग करते हैं। तो जब कार्तीय तल के अंदर हम ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तन देखेंगे, यानी एक्स वाई को आर और थीटा में कन्वर्ट करते हुए देखेंगे, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट, यानी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण। तो ये किस प्रकार का होता है उसको आप देखिएगा। यदि हम बेसिक सी बात करें, रैंडमली बात करें, तो हमारे पास क्या होगा, देखो, जैसे ये हमारे पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कोई भी एक वक्र लेंगे, यानी आर बराबर एफ थीटा। आर बराबर एफ थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ने ही क्या वाले, ध्रुवीय निर्देशांक। तो हमारे पास जो भी फंक्शन होगा आर और थीटा के अंदर होगा, तो उसका हमें कोई ना कोई वक्र प्राप्त होगा। तो जैसे रैंडमली हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमें कोई भी क्या प्राप्त हो जाएगा, वक्र प्राप्त होगा। तो जब हमें वक्र प्राप्त होगा तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार की रेखाएं खींच सकते हैं। अब रेखाओं में पहली स्पर्श रेखा होगी, जो किसी बिंदु से होकर सीधी सीधी गुजर जाएगी, यानी उसको बिंदु को एक ही बिंदु पे क्या करेगी, यानी जो निर्देशांक होगा उसको एक बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करेगी। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, ध्रुवांतर रेखा पढ़ेंगे, यानी एक ऐसी रेखा वक्र को जो ध्रुव से भी गुजरेगी, वक्रों को भी स्पर्श करेगी, उसके साथ क्या करेगी, ध्रुव को। तो उनके मध्य बनने वाला कौन क्या हो जाएगा हमारा, इनके मध्य फाई कौन हो जाएगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फिर हमें पढ़ना है पेडल इक्वेशन।
यानी पदिक समीकरण। और आप मान के चलना जो जेएनयू है वो इस क्वेश्चन को हर बार रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब है जो भी आपके पास समीकरण आएगा, भले वो दीर्घवृत्त का आ गया, भले एस्ट्रॉइड का आ गया, भले वो कैटेनरी का आ गया, कोई भी समीकरण आपके पास आ जाएगा, परवलय का आ गया या अन्य कोई भी समीकरण आपको दे दिया जाएगा, उसको आपको किस में करना है, पदिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। यानी हमारे पास जो पी होगा, लंब की लंबाई होगी, आर होगा, उनके मध्य हमें क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। पी और आर के मध्य जो हम संबंध ज्ञात करेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पदिक समीकरण कहेंगे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ आर्क। भाई जो चाप बना रहे हम, वक्र का जो चित्र बना रहे हैं, उस वक्र से संबंधित जो हमारे पास फॉर्मूले आएंगे, भाई एक्स के सापेक्ष चाप की लंबाई है, वाई है, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, वैसे वैसे हम करेंगे डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी वाई, डी एस बाई डी आर, डी एस बाई डी थीटा। तो ये जो चाप फलन है, और इसके अलावा भी हम कौन कौन से चीजें पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़ेंगे, भाई डी एस बाई डी टी भी पढ़ेंगे। यानी कोई भी फंक्शन है एक्स और वाई, वो टी पे डिपेंड करता है, तो उसके सापेक्ष हमें चाप की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, चाप का अवकलज निकालना है। इसके बाद देखोगे तो क्या है, कर्वेचर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और यह जो चैप्टर है ना, पूरा का पूरा यूनिट है या एक्सरसाइज का वो पूरी कंप्लीट का, यानी पूरा कैलकुलस है, कंपटीशन बेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखो कर्वेचर यानी वक्रता, तो यहाँ पे हमें वक्रता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वक्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फॉर्मूले निकलते हैं। इसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वक्रता पढ़ ली तो वक्रता के केंद्र भी पढ़ने पड़ेंगे, यानी जिस वक्र का वो भाग है उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक पढ़ने पड़ेंगे, यानी एक्स बार और वाई बार भी निकालने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, यानी जो आपने वक्रता निकाली है उसकी हमें क्या निकालनी है, वक्रता जीवा। इसके साथ साथ, यानी ये तो बेसिक बेसिक टॉपिक है, इसके अलावा फॉर्मूले बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। हमें ध्रुवीय जीवा भी निकालनी पड़ेगी, स्पर्शी भी निकालनी पड़ेगी, अधो स्पर्शी, अधो लंब, अधो स्पर्शी, ये सारी चीजें भी हमें इसी यूनिट के अंदर पढ़नी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी, और ये हमारे लिए स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि हम 12th जस्ट पढ़ के ही आए। तो जब हम 12th पढ़ के आए तो फ्रेश माइंड से हमें बेसिक फॉर्मूलाज भी आते हैं और उनका एप्लीकेशन भी आता है। तो ये हमारे लिए बेस्ट पार्ट रहेगा कि हम इस यूनिट को अच्छे से पढ़े। देखिएगा सेकेंड यूनिट है हमारे पास आंशिक अवकलन। तो देखिएगा आंशिक अवकलन होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलन। अब देखो आंशिक अवकलन और सामान्य अवकलन में क्या फर्क है। जैसे देखो, एक होता है डी वाई बाई डी एक्स और एक होगा डेल वाई बाई डेल एक्स। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या फर्क है वो हमें देखना है। अब डी वाई बाई डी एक्स को आप समझोगे, जैसे मैं कोई बेसिक सा फंक्शन ले लूँ, ये 5 ले लिया, ये मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिया टी स्क्वायर, और ये मैंने ले लिया +2 या 20, कुछ भी रैंडमली मैंने कोई भी उठाया। अब इसके अंदर क्या है कि जो ये कोई भी सम फंक्शन है, इसके अंदर चर भी होगा। अब इसमें चर कितने हैं पहले वो हम सोचते हैं, मानते हैं कि जो यहाँ पर x है ये हमारा कौन है, चर है। ये जो x है वो हमारा क्या है, चर है। और जो टी स्क्वायर है ना, ये हमारे लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, अचर मान लेते हैं। यानी हमारा जो वेरिएबल है वो x है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारा क्या है, t, और 20 तो वैसे ही भी अचर है। तो यदि मैं इसका dy बाई डी एक्स करूं, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा, यदि इस समीकरण का किया जाएगा तो देखो x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस t अचर है तो अचर का अवकलन हमेशा क्या आएगा, 0। तो यानी हमारे पास ओवरऑल आंसर कितना आया, 2x आ गया। क्लियर। यदि मैं ये इसका सीधा ही करूं, dy बाई डी टी करूं, कांस्टेंट के सापेक्ष करूंगी, तो सीधा आंसर क्या कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम डेल वाई बाई डेल एक्स करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो x है वो जो फंक्शन y है उसके अंदर जो उपस्थित x चीज होगी केवल उसी पर निर्भर करेगा। यानी इसके अंदर एक से ज्यादा चर होंगे, परंतु निर्भर केवल किस पे करेगा, एक चर पे, जिसके सापेक्ष आप अवकलन करोगे उसमें। जैसे रैंडमली सेम का सेम इक्वेशन हमारे पास है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। इसमें मैं बोल रही हूँ कि x और t दोनों के दोनों क्या है, चर है। दोनों के दोनों वेरिएबल्स है, दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों चर है, यदि मैं इसका डेल वाई बाई डेल एक्स करूंगी तो इसमें क्या होगा, ओनली एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, वाई वगैरह जो भी टी है, एनी अदर कोई भी इसके अंदर वेरिएबल होता, वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट के भांति व्यवहार
करेंगे। dy बाई डी एक्स के अंदर क्या होगा कि जिसके सापेक्ष करे हो या उसमें x होगा t होगा, सबके जितने चर है उनके सापेक्ष अलग अलग पृथक पृथक अवकलन करना पड़ेगा, परंतु आंशिक अवकलन के अंदर केवल एक चर के सापेक्ष अवकलन होगा, बाकी सारे चर यहाँ अचर की बात क्या कर जाएंगे, व्यवहार करेंगे। तो यदि इसका भी हम अवकलन करते हैं तो ओनली आंसर कितना आ जाएगा, 2x आएगा, क्योंकि यहाँ पर है ये चर, बट जब आंशिक अवकलन करेंगे तो यह अचर की बात व्यवहार करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा, तो हमारे सेकंड यूनिट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा पीडी ही। पीडी का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल यानी आंशिक अवकलन। इसके बाद हमें पढ़ना है समघात यानी यूलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, समघात फलन। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि समघात फलन है क्या। तो समघात फलन वे फलन होते हैं जिनके अंदर उपस्थित प्रत्येक भाग की घात क्या हो, समान हो। यानी जो भी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की भी घात 2 है, वाई स्क्वायर की भी घात कितनी है, 2, तो ये ऐसा फलन क्या कहलाएगा, समघात फंक्शन कहलाएगा। तो उसके लिए हमें यूलर थ्योरम देखनी है कि यूलर थ्योरम क्या कहती है, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और 100% यहाँ से आपको जेएनयू के पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। भले किसी प्रकार को मैक्सिमम बड़ा सवाल यहाँ से मिलेगा, 100% मिलेगा, वो भी सिद्ध करने का मिलेगा कि आप प्रूफ करो कि वह क्या क्रम विनिमयता के नियम को पालन कर रहा है या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर आएगा चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल, यानी यहाँ पे पढ़ेंगे श्रृंखला रूल, यानी डेल एक्स बाई डेल टी निकालना है तो हमें क्या फंक्शन करना पड़ेगा, डेल वाई बाई डेल टी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। फिर पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा और ये तो कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट। पहले हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में पता करना पड़ेगा, फिर उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे या डेल स्क्वायर। इसके लिए 5 फंक्शन आप निकाल सकते हो। देखो, सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, डेल एफ बाई डेल एक्स, मैं यही बता देती हूँ। फर्स्ट आप क्या निकाल सकते हो, डेल एफ बाई डेल एक्स, जिसे आप एफ एक्स से शो कर सकते हो। दूसरा आप क्या निकालोगे, डेल एफ बाई डेल वाई, जिसे एफ वाई कहेंगे। या फिर आप क्या निकालोगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी ये क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई। इसी प्रकार आप इसका उल्टा भी निकाल सकते हो, ये हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा, एफ वाई एक्स हो जाएगा। आप चाहो तो सेम का कर सकते हो, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कर सकते हो, यानी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स एक्स कर सकते हो। तो ये जो 5 फंक्शन है ना, इनसे रिलेटेड हमें आगे पढ़ना है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा क्या कैसे ज्ञात करेंगे, फंक्शन निकालेंगे, उसका अवकलन निकालेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे। इसके बाद देखो, 3 वेरिएबल कॉन्टेक्ट बाय द रेशनल रिलेशन पढ़ना है। इसके बाद हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़नी है जो हमारी क्वेश्चन एग्जाम में हमें देगा, लैग्रेंज मेथड और अनडिटरमाइंड मल्टीपल, यानी लैग्रेंज का अनिश्चित गुणांक विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस यूनिट के अंदर आपको याद रखना है, समघात से सवाल मिल सकता है, लैग्रेंज विधि से सवाल मिल सकता है, और आपको जो पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्मूला है, शुरू वाले क्वेश्चन है, उनसे आपको सवाल मिल सकता है। और यहाँ से फॉर्मूला 1 मार्क्स, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ से सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। थर्ड यूनिट क्या हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और ये है अनंत स्पर्शी। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी से हमारे पास सबसे ज्यादा सवाल आते हैं जो हमारे काम के हैं, जो इस पे हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कुछ अनंत स्पर्शी तो सवाल को देख के हम पता लगा सकते हैं, कुछ के लिए हमें फॉर्मूलाज यूज करते हैं, कुछ में एक से ज्यादा अनंत स्पर्शी होती है, किसी में अनंत स्पर्शी होती नहीं। तो एक ऐसा वक्र का हम निर्माण करते हैं जो अनंत की ओर अग्रसर तो है, परंतु अनंत की ओर जा रहा है परंतु किसी भी बिंदु को छू नहीं रहा होता है, तो वह वक्र क्या कहलाएगा, अनंत स्पर्शी कहलाएगा। इसके बाद आप देखोगे सिंगुलर पॉइंट्स देखेंगे, यानी हमारे पास एकल बिंदु होंगे वो देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग, यानी यहाँ पे जो विचित्र बिंदु होंगे, एकल बिंदु होंगे, यानी इसके आप देखोगे कि नोड है या कस्प है। ठीक है, आप इसके लिए वहां पे सॉल्यूशन देखोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे, कर्व ट्रेसिंग, ये क्वेश्चन आपके जेएनयू क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है ना, वक्र अनुरेखण, यहाँ से सवाल आएगा, वो भी बड़ा सवाल आएगा ना, कर्व ट्रेसिंग से आएगा। 2 रूप में आ सकता है, कार्तीय निर्देशांक का भी आ सकता है और पोलर फॉर्म का भी आ सकता है। इसके बाद आएगा एनवेलोप एंड एवोल्यूट। तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए, ये जो टॉपिक है ना पूरा का पूरा यूनिट 3, यहाँ से पर्टिकुलर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक अपने अंदर क्या करता है, क्वेश्चन लेके बैठा हुआ होता है कि भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दे। तो एग्जामिनर खुद यहाँ से सोचता है कि भाई मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन दूं या नेक्स्ट वाले टॉपिक से क्वेश्चन दूं। तो यहाँ पे एनवा लॉ पढ़ना आपको जरूरत है। तो जब आप एनवा लॉ पढ़ लोगे उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा केंद्रज और प्रतिकेंद्रज।
तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है केंद्र जब पति केंद्र, परंतु एनवलप के जस्ट बाद में ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद है बीटा एंड गामा फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से भले छोटा क्वेश्चन मिले या कॉम्पिटिशन में तो फिक्स क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखो गामा और बीटा फलन है क्या, ये एक अलग प्रकार के फलन होते हैं। जैसे आपने फैक्टोरियल का चिन्ह पढ़ा ना, वैसे वैसे गामा का खुद का फंक्शन का चिन्ह होता है ऐसा। तो इसके रिलेटेड हमें फॉर्मूला पढ़ने, और इसी से हम क्या करेंगे, बहुत सारे सूत्रों का निर्माण करेंगे, उनका यूज करेंगे, उनको पढ़ेंगे। अब है हमारे पास यूनिट 4, जो कि हमारे पास समाकल गणित है, उससे रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी परिक्रमण ठोसों का आयतन और पृष्ठ समाकलन, यानी किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना और किसी का भी आयतन ज्ञात करना। उसके लिए हम समाकलन के कैसे फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं, डायग्राम से हम कैसे उसका क्या कर सकते हैं, आंसर ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बाय साइन ऑफ इंटीग्रेशन, भाई समाकलन के अंदर अवकलन और समाकलन है, तो अब हम उसको कैसे हल करेंगे। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, यानी द्वि और त्रि समाकलन पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे इसके थ्रू द्वि और त्रि समाकलन के थ्रू आयतन और क्षेत्रफल ज्ञात करना, और ये मान के चले यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। ये सवाल बहुत बार पूछते हैं, कंपटीशन में रेगुलर क्वेश्चन आता है एक, और यहाँ पर भी बीएससी के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब आगे क्या डिरिख्ले इंटीग्रल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद देखोगे तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर चेंज करना, 2 से 3 पे जाना, 3 से 2 पे आना। फिर है डबल इंटीग्रेशन इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, भाई जो द्वि समाकलन उसको ध्रुवीय निर्देशांकों में कन्वर्ट करना है, यानी एक्स वाई का फलन दिया है, dx dy दिया है, उसको dr d थीटा में क्या करना है, कन्वर्ट करना। यदि dx से dy में जा रहे हैं, यानी अपने अक्ष चेंज कर दिया। अब हम क्या करें, dx dy को, यानी जो समाकलन का फॉर्म है, यानी क्षेत्रफल का रूप है, उसको dr d थीटा के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो r का फर्क पड़ जाता है, तो उसके अनुसार हम बैलेंस करके चलते हैं। फिर हमारी लास्ट 5th यूनिट है, जो कि हमारे पास सदिश कलन से यानी वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, कुछ नए चिन्ह पढ़ोगे। सबसे पहला आप चिन्ह पढ़ोगे कर्ल, दूसरा पढ़ोगे ग्रेडियंट, फिर डाइवर्जेंस पढ़ोगे, फिर इसकी आइडेंटिटीज पढ़ोगे। तो कर्ल क्या है भाई, डेल डॉट है, तो डेल क्या है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। डेल क्रॉस क्या होता है, ओनली डेल क्या होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये एक चिन्ह है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आयोटा डेल बाय मतलब आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जे, ये क्या संकारक है, ये जिसके आगे लगता है उसके बाद क्या है संक्रिया, उसके आधार पर उसका नाम करेंगे कि वो कर्ल है, ग्रेडियंट है या डाइवर्जेंस है। फिर हम इसकी बहुत सारी सरसमीका पढ़ेंगे, और यहाँ से सवाल 100% मिलेगा, क्योंकि सर समीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूज करती है। भाई जैसे हमने 7th 8th में पहले कैसी बात 10 बार a प्लस बी का और इसमें सर समीका पढ़े थे, शुरू में जो भी हमसे पूछता था हमें कंफ्यूजन होता था, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी बहुत सारी 10 से 12 15 सर समीका है अलग अलग। डेल डॉट डेल क्रॉस में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है कंफ्यूज होने के लिए। तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी क्या करनी है, लिखनी है, एक पेपर पे चिपका देनी, रेगुलर उसको क्या करना है, याद करना है, जैसे वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, माइंड में बैठ जाएगी। इसके बाद आप देखोगे तो क्या पढ़नी, थ्योरम्स पढ़नी, प्रमेय पढ़नी, और इन प्रमेय से आपको बड़ा क्वेश्चंस मिलता है। तो देखो कौन सी प्रमेय पढ़नी, सबसे पहले स्टोक, फिर ग्रीन, फिर गॉस, 3 थ्योरम है। पहले तो तीनों का कथन याद होना चाहिए, 2 मार्क्स के अंदर सीधा सीधा कथन पूछ लेंगे। कथन यदि याद हो जाता है, फिर आप इसकी देखो कि इसको सिद्ध कैसे किया जा सकता है, और सिद्ध होने के बाद देखो कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो पहले प्रमेय का कथन, फिर उसकी पूरी प्रक्रिया कि भाई इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा, ये होता कैसे है, इसको किससे किस में, यानी रेखा समाकलन को द्विसमाकलन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या रेखा समाकलन को त्रिसमाकलन में कर सकते हैं, या त्रिसमाकलन को रेखा समाकलन में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए और इनका क्या वेरिफिकेशन भी है और इनका एप्लीकेशन भी है। भाई पहले कथन को प्रयोग में लेना सीखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर उसका क्वेश्चंस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको सेमेस्टर फर्स्ट की कैलकुलस के अंदर आपको 3 बुक्स पढ़नी है, अवकल गणित, समाकल गणित और सदिश गणित यानी सदिश अवकल यानी वेक्टर कैलकुलस। इन तीनों बुक को मिला के आपको 5 यूनिट कवर हो जाएगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी यदि आपको गाइडेंस मिलती है, आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो, थ्योरी पढ़ लेते हो, फॉर्मूलाज पढ़ लेते हो, तो आप रनिंग फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सिलेबस डिस्कशन। अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कंप्लीट चैप्टर के नोट्स, थ्योरीज, क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर्स भी लेके आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे एज इट क्वेश्चन हम आपके लिए क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।